Let's look at the concepts from verbal reasoning in 5 minutes and try to see what exactly can we do with these question types. तो पहले डिफाइन करते हैं क्वेश्चन टाइप्स क्या क्या होते हैं. देयर आर 5 क्वेश्चन टाइप्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट. सो पहले तो समझना पड़ेगा कि यार ये ऑथर ने ना ये पैराग्राफ लिखा क्यों है, एंड उसको स्ट्रेंथन अगर करना है तो आई विल हैव टू यूज द सेम लैंग्वेज दैट द ऑथर हैज यूज्ड. तो अगर ऑथर को कुछ चीज़ों में कॉन्फिडेंस है और कोई चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं है, सो कॉन्फिडेंस नहीं है उन चीज़ों के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ सो दैट दिस आर्गुमेंट गेट्स स्ट्रेंथन्ड, तो वो मुझे देखना है. द सेकेंड थिंग इज वीकनिंग द आर्गुमेंट. अब वीकनिंग द आर्गुमेंट के अंदर ऑथर ने बोला होगा कि भाई मैं ये आर्गुमेंट बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ रीजंस ए बी एंड सी. अगर कोई भी ऑप्शन मेरा ए बी या सी को नेगेट कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, देन आई विल से दैट स्टेटमेंट और दैट ऑप्शन इज गोइंग टू वीकन द आर्गुमेंट. The third thing is assumption. अब assumptions बहुत सारे होते हैं. Whenever you are doing something, you are assuming something and then doing the deed. तो मैंने ये वीडियो डाला है अपने चैनल के ऊपर with the assumption that people are going to watch it and they are going to like it. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं डालता ही नहीं ये वीडियो. So that is basically the assumption. It always precedes an argument and assumptions हमेशा implicit होते हैं. Implicit मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है explicitly. मैं उसको implicit रखूंगा, hidden रखूंगा, but people will know what is the assumption when I do something. The fourth thing is conclusion and the fifth thing is inference. अब conclusion and inference are very similar. यहाँ पे ये समझ लो that conclusion के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ जो पैराग्राफ को लेके relevant है, and inference के अंदर मैं वो बोल रहा हूँ जो generic एक आइडिया मुझे मिल जाता है. So let's say for example I say that there is a 7-year-old in my class and वो क्या करता है, वो दिन में स्कूल तो जाता ही है, उसके बाद वो क्या करता है, वो कुछ मैथ्स के क्लासेस कराता है, वो कुछ ड्राइंग के क्लास करता है, वो कुछ डांसिंग के क्लास करता है, वो कुछ क्रिकेट के क्लासेस करता है. सो आई एम सेइंग दैट भाई ये तो मल्टी डायमेंशनल इंडिविजुअल बनने वाला है करके. That is the conclusion that this person is planning or might become a multi-dimensional individual in the future. Inference क्या हो जाएगा, 7 is an age जहाँ पे formative years होते हैं बच्चों के, उस टाइम पे अगर तुम जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा उनका मल्टी डायमेंशनल बनने का चांस बढ़ जाता है. That is the inference. So inference में I am talking about all kids of that age group. Conclusion में I am talking about that specific kid who I have mentioned in the paragraph. So that is the difference between conclusion and inference. CET के context में conclusion inference में कोई difference नहीं होता, so don't worry about this difference that I just mentioned. अब यहाँ पे क्या strategies होनी चाहिए? I have 8 tips for you here that will help you tackle the verbal reasoning वाले questions. The first thing is बहुत obvious चीज़ है, read the question properly. Question ठीक से पढ़ोगे तभी तो आंसर दे पाओगे. बट कभी कभी लोग ना strengthening को weakening पढ़ लेते हैं, weakening को strengthening पढ़ लेते हैं, does not strengthen the argument को strengthen the argument पढ़ लेते हैं. I understand that CET is a speed test जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी questions पढ़ रहे हो, but make sure that you are reading the question properly. The second thing is eliminate extreme options. अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं कि all the people और none of the people, it is not possible, it is definitely possible, तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको एलिमिनेट कर देना. जनरली जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं वो करेक्ट आंसर नहीं होते. पॉसिबिलिटी वाले ऑप्शंस ऑन द अदर हैंड आर द करेक्ट आंसर्स इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. आउट ऑफ स्कोप ऑप्शंस जो होंगे ना उनको हटा देना. पूरा का पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया के बारे में, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अमेरिका, तो उसका मैं क्या करूँ. फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया के बारे में पैराग्राफ है तो माई स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग वाला पार्ट शुड ऑल्सो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, इट शुड नॉट बी अमेरिका के बारे में. सो दैट इज बेसिकली एन आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन जिसको हम लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते. एलिमिनेट कोरिलेशन इक्वल टू कॉसेशन वाले ऑप्शन. इसका मतलब क्या है, जस्ट बिकॉज टू थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर और जस्ट बिकॉज वन थिंग इज हैपनिंग बिफोर द अदर डज नॉट मीन दैट द अदर थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. आई नो अ लॉट ऑफ यू विल लाफ एट दिस बट थिंक अबाउट इट. आई डिड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज अ ब्लैक कैट क्रॉस्ड माई रोड. अब ब्लैक कैट ने रोड क्रॉस किया, सही बात है. एग्जाम में पास नहीं हुआ, वो भी सही बात है. बट क्या दोनों का कुछ कॉजेशन वाला कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? नॉट रियली, राइट. सो कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन. जस्ट बिकॉज टू थिंग्स हैपन्ड टुगेदर डज नॉट मीन दैट वन थिंग हैपन्ड बिकॉज ऑफ द अदर. इसको एक लैटिन में भी इसका एक चीज़ है जो बोलते हैं पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक. इसका मतलब क्या बना, कोई भी चीज़ बाद में हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी वजह से हुई है, राइट. सो दैट इज बेसिकली अ लॉजिकल फैलेसी दैट वी हैव हियर. The next strategy you have to understand about is think about immediate consequences. कि भाई तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, उसका immediate consequence क्या हो सकता है ये समझ लेना. कभी कभी ना CET के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग टाइप्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. अगर वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो think about what is going to happen if you make that particular decision. Think about it that you are in a room जहाँ पे सारे के सारे तुम्हारे स्टेक होल्डर्स तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग द मीडिया, द लीगल अथॉरिटीज, सारे तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं. एंड वट एवर यू डू तुमको उसका जवाब वहीं पे मिल जाएगा. सो विल यू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन और नॉट. तो ये सोच के आंसर दे देना.
द सिक्स्थ वन इज क्रॉस आउट डबल नेगेटिव्स। कभी कभी एक क्वेश्चन होता है जहां पे पूछते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल नॉट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट द मोस्ट एक्सेप्ट, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे दो नेगेटिव्स अगर आता है तो दोनों को क्रॉस आउट कर लो और बाकी का जो सेंटेंस है वो पढ़ लो, दैट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज, ये वाला चीज हमेशा ध्यान में रखना, इफ ए देन बी के फॉर्मेट में अगर एक आर्गुमेंट दिया हुआ है, राइट, इफ समथिंग हैपेंस देन समथिंग विल हैपन, इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल बी एबल टू क्रैक द सीईटी, ये दिया है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, इफ आई हैव नॉट क्रैक्ड सीईटी इट मींस दैट आई हैव नॉट स्टडीड हार्ड। इसका मतलब ये नहीं है दैट इफ आई डू नॉट स्टडी हार्ड आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक द सीईटी। सीईटी क्रैक करने के और भी तरीके होते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो व्हाट आई एम हिंटिंग टुवर्ड्स। बट इफ ए देन बी का सिर्फ एक ही कंक्लूजन होता है, if not B then not A, राइट। सो ये होगा, बाकी भी केसेस में यही कर लो। इफ देन वाला अगर स्टेटमेंट आता है ना, दोनों को फ्लिप कर देना और उनके जो आगे के जो पॉजिटिव या नेगेटिव वाले पार्ट्स है उनको भी फ्लिप कर देना, ठीक है। सो इफ A then B विल ट्रांसलेट इनटू इफ नॉट B then not A। एंड द लास्ट थिंग, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन टाइप, एक क्वेश्चन टाइप आता है विच इज कॉल्ड प्रोबेबली ट्रू प्रोबेबली फॉल्स। अगर ऐसा कुछ रैंडम क्वेश्चन टाइप आता है विच यू हैव नो आइडिया अबाउट, टेक द एल एंड मूव ऑन यार, मतलब बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट मत करना। एग्जाम के टाइम पे कुछ सरप्राइजेस नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आई विल मार्क समथिंग एंड मूव हेड इन लाइफ, आई विल नॉट स्पेंड इवन एन एक्स्ट्रा मिनट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ, लेट गो ऑफ दोस क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम एंड अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस अक्रॉस द अदर सेक्शंस / other questions.